हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मो स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला कुछ दिनों से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये इजराइल और फिलिस्तीन का इशू जो न्यूज़ में कंटिन्यूस चल रहा है, ये आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का इशू क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको समझा पाऊँ कि आखिर ये इजराइल और फिलिस्तीन का इशू क्या है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप लोगों को एक क्लियर आइडिया होने के लिए मैप में दिखा देते हैं कि आखिर इजराइल है कहाँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत। और अगर इंडिया से आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए ये आपका छोटा सा जो पार्ट है वो आपका इजराइल है। इजराइल का जो बॉर्डर है वो इजिप्ट से टच होता है, जॉर्डन है, इधर इधर सीरिया है और इधर आपका टर्की है। और इसी जगह पे फिलिस्तीन एक कंट्री है, फिलिस्तीन एक छोटा सा पार्ट है और इस जगह पे एक छोटा सा पार्ट गाजा पट्टी, वो भी फिलिस्तीन के ही कंट्रोल में है। जिसको क्या है ना कि कंटिन्यूस इराक का सपोर्ट मिला हुआ है। इराक जो है अपना वेपन्स वगैरह, जितना भी हथियार वगैरह है वहाँ का हमास बोल के एक टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको ये सप्लाई करता है। तो अब देखिए, अगर आप बात कीजिएगा 1947 का पहले का, तो 1947 के पहले इसराइल बोल के कोई कंट्री एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। इसराइल बोल के कोई कंट्री था ही नहीं उसमें। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना वो आपका फिलिस्तीनी का या फिर पूरे फिलिस्तीन का हुआ करता था। हिस्ट्री में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा इस जगह पे ऑटोमन एम्पायर भी था। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है फिलिस्तीन का हुआ करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम से, वर्ल्ड वॉर वन में देख लीजिए या फिर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में देख लीजिए, ज्यूस लोग के ऊपर कंटिन्यूस इन लोग के ऊपर अत्याचार हुआ, कंटिन्यूस इन लोग के ऊपर मास जेनोसाइड हुआ। जिस वजह से इन लोग का एक डिमांड था कि हम लोग का भी एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। उस जमाने में ज्यूस लोग का अपना कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हुआ करता था। और उस जमाने में 1947 के आसपास, उस जमाने में क्या हुआ था ना, यूरोप में भी आपका नेशनलिज्म का जो नेशनलिज्म काफी हद तक, नेशनलिज्म का कंसेप्ट काफी हद तक फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिल गया। और ये जो है आपको ये रेजोल्यूशन पास किया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ के अंदर में। और यूएनओ की तरफ से क्या किया गया, फिलिस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड करके इसराइल और फिलिस्तीन में डिवाइड कर दिया गया। आगे हम लोग मैप, बड़ा मैप में और बढ़िया से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है वो कहीं ना कहीं हम लोग का इंडिया और पाकिस्तान के जैसा ही इशू है। जिस प्रकार 1947 के पहले पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये महारानी क्वीन एलिजाबेथ टू, लगभग ये 95 ईयर्स की हो गई है। उस टाइम में भी ये क्वीन क्वीन हुआ करती थी। और ये महारानी लंदन में ही बैठे बैठे, बिना कोई ग्राउंड फैक्ट्स को जाने, लंदन में ही बैठे बैठे मैप में सिर्फ और सिर्फ क्या की कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। और जिस वजह से आज भी हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट, हम लोग कन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं। कंटिन्यूअस सीज फायर का वायलेशन होता है, कश्मीर इशू लेके कंटिन्यूअस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। कुछ ऐसा ही विवाद जो है ये आपका फिलिस्तीन, ये आपका फिलिस्तीन का प्राइम मिनिस्टर, और ये आपका बेंजामिन नेतन्याहू, ये आपका इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में भी, या फिर बोले इन दोनों के कंट्री के बीच में भी सेम इशू, कुछ ऐसा इशू हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1947 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1945 में हालांकि खत्म हो गया था, तो उस समय ज्यूस लोग का कंटिन्यूअस डिमांड था कि अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और सभी कंट्री अपना सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि हाँ जी, ज्यूस लोग का भी अपना कंट्री होना चाहिए। तो फिलिस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड करके इसराइल और फिलिस्तीन में डिवाइड कर दिया गया। ये आप मैप में देख रहे हैं 1947 का ये मैप है। पूरा का पूरा पार्ट जो था ना ये फिलिस्तीन का हुआ करता था। और ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख पा रहे छोटा छोटा, इस पोर्शन में ज्यूस लोग का मेजोरिटी ज्यादा हुआ करता था। अब ज्यूस लोग का मेजोरिटी ज्यादा हुआ करता था। अब आप लोग डेट याद रखिएगा, 14 मई 1948 को इसराइल का स्थापना, या फिर बोलिए कि इसराइल के लिए इंडिपेंडेंट डे है। इन लोगों को, ज्यूस लोग का एक अपना अलग सा कंट्री मिल गया। और जैसे ही इन लोगों को अपना एक अलग अलग सा कंट्री मिला, इन लोग ने अपना एजुकेशन सेक्टर, अपना डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जिस वजह से आज भी इसराइल का डिफेंस सेक्टर जो है ना वो सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस सेक्टर माना जाता है। हम लोग भी बहुत सारा वेपन्स वगैरह जो है वो इसराइल से हम लोग परचेस करते हैं।
तो जिस प्रकार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यूअस इशू रहा है, कंटिन्यूअस बीच बीच में हाल फिलहाल में या फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई, छोट मोट लड़ाई होते रहता है, उसी तरह से ये फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में भी लड़ाई होते होते रहता था। और इसराइल क्योंकि इन लोगों का डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इन लोगों के पास बहुत ही लेटेस्ट हथियार हुआ करता था, जिस वजह से क्या किया ना, जितना बार भी फिलिस्तीन इसराइल के ऊपर अटैक किया, इसराइल फिलिस्तीन को खदेड़ते हुए फिलिस्तीन का लैंड कब्जाते गया। ये आप देख पा रहे हैं 1949 से लेके 1967 का ये मैप आप देख पा रहे हैं। फिलिस्तीन छोटा सा बच गया और प्रेजेंट में देखिए फिलिस्तीन बहुत ही छोटा सा बच गया। इसराइल लगभग इसको पूरा इन्वॉल्व कर चुका है, लगभग इसको पूरा का पूरा टेरिटरी जो है ना ये अपने आप में ले चुका है। तो ये इशू आखिर ये है कि हमारा जमीन या तुम्हारा जमीन, इशू शुरू यहीं से हुआ था। ये छोटा सा जो आप ग्रीन पट्टी जो आप देख पा रहे हैं, इसको गाजा पट्टी या फिर गाजा स्ट्रिप कहते हैं। आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मेन इशू ये था कि जेरूसलम जो है ना वो ये आपका इजराइल के अंदर या फिर पूरे फिलिस्तीन के अंदर ही है। जैसे ही यूनाइटेड नेशन से फिलिस्तीन को डिवाइड करके इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो जेरूसलम वो क्योंकि तीन अलग अलग रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर पूरी होली प्लेस हुआ करता था, जिस वजह से इसका कंट्रोल वो अपने पास रख लिया। ठीक है, इसराइल कहता है कि हम लोग का कैपिटल सिटी जो है वो जेरूसलम है, लेकिन उसका एग्जैक्टली उसका कैपिटल सिटी तो शायद है नहीं। लेकिन ये जो जेरूसलम जो है ना आज भी यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में नहीं है। अब आप पूछेगा कि जेरूसलम इतना फेमस क्यों है या फिर पूरी इतना होली प्लेस क्यों है, तो देखिए क्रिश्चियंस लोगों का मानना है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो बेथलेहम जेरूसलम में ही हुआ था। ज्यूस लोग का मानना है कि उन लोग का जो नेटिव प्लेस या फिर जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है वो भी कहीं ना कहीं जेरूसलम ही है। इस्लाम फेथ को बिलीव करने वाले जितना भी मुस्लिम्स है, तो वो लोग का मक्का और मदीना के बाद थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होली प्लेस जो है वो है अल-अक्सा मॉस्क, वो भी आपका यहीं पे है। तो ये तीन अलग अलग रिलीजियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिस वजह से इसको होली प्लेस या फिर द प्रॉमिसिंग लैंड भी कहा जाता है। तो हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि इसराइल का जो खुफिया एजेंसी है, तो इन लोगों को पता चला, आप लोग सुने ही होंगे कि इन लोगों का मोसाद बहुत सारा फिल्म वगैरह में या फिर न्यूज में भी सुने होंगे, मोसाद जो है ना इसराइल का सबसे ज्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी है। तो उसी तरह से इन लोगों को कुछ पता चला होगा कि शायद यहाँ पे कुछ आतंकवादी गतिविधि या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इसराइल के अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इसराइल का अपना आर्म फोर्सेस या फिर पुलिस जो है ना वो मॉस्क के अंदर घुस गया। तो भैया ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना कि आप एक प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर आप वेपन्स के साथ आप कैसे घुस गए। तो जिस वजह से क्या हुआ ना कि वहां पे थोड़ा बहुत मारकाट या फिर बोले कि इसराइल और फिलिस्तीन का पुलिस जो है ना वो आमने सामने आ गई। और यही इशू हो गया कि जितना भी अरब कंट्रीज है सब क्या हुआ कि इसराइल के अगेंस्ट में आ गया, ज्यूस के अगेंस्ट में आ गया। उन लोगों का कहना है कि ये हम लोग का धर्म को या फिर बोले कि हम लोग का जो मॉस्क है उसका असम्मान करना हो जाता है। जिस वजह से क्या हुआ ना, जितना भी अरबी कंट्रीज आसपास का जितना भी अरबी कंट्रीज है सब क्या हुआ कि इसराइल के अगेंस्ट में आ गया। और जैसा जस्ट अभी आपको बताया कि ये छोटा सा जो पार्ट है ये गाजा पट्टी कहलाता है, गाजा स्ट्रिप कहलाता है। यहाँ से क्या है ना कि इसको ये बॉर्डर जो है ये इजिप्ट से टच होता है, और ये छोटा सा बॉर्डर क्योंकि इजिप्ट से टच होता है, जिस वजह से ईरान जो है इराक जो है जितना भी अपना हथियार वगैरह हो गया तो वो इसको भेजने का भेजते रहता है। अब एक बात आप और जान लीजिए कि फिलिस्तीन का अपना कोई आर्मी, इसराइल क्योंकि यहाँ पे अपना दबदबा रखता है, आसपास का जितना भी कंट्री है, जॉर्डन वगैरह बोलिए, इजिप्ट वगैरह बोलिए, उन सभी कंट्री के मुकाबले इसराइल जो है ना काफी एक ताकतवर या स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिस वजह से अपना एक दबदबा रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या है ना कि फिलिस्तीन के पास अपना कोई आर्मी या फिर बोलिए अपना कोई नेवी, अपना कोई एयरफोर्स ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग डिपेंडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको हमास कहा जाता है। इसराइल उसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करके रखा हुआ है। तो ये हमास का सपोर्ट मिला हुआ है इराक से, उन लोगों को कंटिन्यूअस हथियार वगैरह मिलते जाता है। तो हमास जो है ना ये गाजा पट्टी से कंटिन्यूअस इसराइल के अंदर रॉकेट फायर करना चालू कर दिया, फिर बोले कि मिसाइल लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये जो मॉस्क वाला इशू हुआ, तो मॉस्क वाला इशू होने के बाद ही क्या किया ना, ये लोग ने कंटिन्यूअस इन लोग के ऊपर रॉकेट फायर या फिर बोले कि मिसाइल्स वगैरह फायर करना चालू कर दिया। ये देख पा रहे होंगे छोटा छोटा रॉकेट्स होता है,
तो ये रॉकेट देखिए बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं होता है, लेकिन ये रॉकेट्स अगर कोई मान लेते हैं कि कोई डाउन एरिया में या फिर बोले कोई पॉज एरिया में अगर ये जाके गिरता है तो काफ़ी नुकसान ये पहुंचाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इन लोग ने एक साथ लगभग हजारों हजारों में इन लोग ने क्या किया कि रॉकेट जो है फायर करना चालू कर दिया। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि इतना सारा रॉकेट्स फायर किया गया तो क्या इसराइल को नुकसान नहीं हुआ? तो इसराइल को नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि देखिए इसराइल का अपना एक सेफ्टी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, वो आयरन डोम शील्ड एक अपना ही सेल्फ सेफ्टी सिस्टम ये लोग बना के रखा है, या फिर बोले कि एयर डिफेंस सिस्टम ये लोग बना के रखा है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस इमेज में। जैसे ही यहाँ से कोई दुश्मन अपना रॉकेट वगैरह या फिर कोई मिसाइल्स वगैरह फायर करता है, यहाँ का जो भी इसका रडार है, रडार उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या किया कि वो लोग अपना दूसरा मिसाइल लॉन्च करके उसको हवा में तबाह करने का कैपेबिलिटी रखता है। जिस वजह से क्या हुआ ना, ये आयरन डोम है, आयरन डोम जो है लगभग 80 to 90% ये रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से रिहायशी एरिया में ज्यादा कोई रॉकेट वगैरह नहीं गिरा और इसराइल में ज्यादा कुछ नुकसान हम लोग को देखने को नहीं मिला। लेकिन हमास का भी ये गलती है, या फिर बोले कि गाजा पट्टी से वहाँ का जो भी आदमी लोग हैं तो उन लोगों का तो गलती है ही कि वहाँ का सिविलियन के ऊपर आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखा दे, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि किस तरह से ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्टिलरी या फिर बोले कि रॉकेट उन लोगों के ऊपर फायर किया गया था। ये देखिए स्काई न्यूज, एक अमेरिकन न्यूज चैनल है, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जस्ट अभी आप लोग वीडियो में देखा कि कितना बड़ा ये अफरा तफरी का माहौल जो है ना वो इसराइल के अंदर ये क्रिएट हो गया था। स्काई न्यूज का वो आर्टिकल था या फिर स्काई न्यूज का वो वीडियो क्लिप था। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि इसराइल को एक बहाना मिल गया कि फिर फिलिस्तीन वालों लोगों के ऊपर अटैक किया जाए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा कि जितना बार भी फिलिस्तीन जो है वो इसराइल को अटैक करने का कोशिश किया है, हमेशा हार जो है फिलिस्तीनी लोगों का ही हुआ है। और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही हो जाए, और इसमें ज्यादा आग में घी डालने का काम जो है ना वो आपका बोले कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने कर दिया। उन्होंने सिंपल सा कह दिया कि इसराइल के पास पूरा अपना अपना कैपेबिलिटी है, या फिर बोले कि इसराइल का ये हक बनता है कि वो अपना लैंड को प्रोटेक्ट करे, अपना आदमी का वो रक्षा करे। अब और ये सब बात है कि हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, हमारा जमीन के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम तो अटैक करेंगे ही। तो इसराइल जो है ना कंटिन्यूअस जो है ना वो अपना हेवी मशीनरीज वगैरह या फिर बोली कि टैंकर वगैरह जितना भी आर्मी वगैरह वो ऑलमोस्ट गाजा पट्टी के सामने ये लोग तैनात करके रख दिया। ये ऑलमोस्ट बोली कि ग्रीन सिग्नल दे के रख दिया है कि जब मन तब इन लोग के बीच में लड़ाई हो सकता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझा पाए होंगे कि ये इसराइल और फिलिस्तीन का इशू आखिर क्या था और कहाँ तक इसके बीच में प्रोग्रेस हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।